हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरटीपी के कुछ क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। आरटीपी में आपके पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं काफी ज्यादा मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और उनको करने में आपको मजा भी आएगा। और इनको देख के लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। सो एग्जाम का टाइम है तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली चलते हैं पहले एमसीक्यू की ओर। एमसीक्यू में अभी मैं डिटेल में आपको नहीं करवाऊंगा, अभी सिर्फ हम एक बार ऊपर से देखेंगे कि वो इजी या डिफिकल्ट है। जो एमसीक्यू 1 आपको वीडियो के लास्ट में करवाऊंगा मैं आपको, जो काफी इजी रहने वाला है। और जो हमारा एमसीक्यू 2 है वो हमारा मतलब मॉडरेट सा है, ना ज्यादा इजी कह सकते हैं उसे और ना ही डिफिकल्ट कह सकते। ये पूरा जो एमसीक्यू है वो आपका एलएलपी के ऊपर बेस है। अगर आपका एलएलपी अच्छे से आता है तो बिना केस स्टडी पढ़े ही आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की ओर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। The following securities are issued by the different companies। मतलब ये कुछ सिक्योरिटीज हैं जो अलग अलग कंपनीज ने इशू करी हुई हैं। एक तो है प्रेस लिमिटेड, मॉड्यूल लिमिटेड और परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसको देख के क्वेश्चन में ये लग रहा है कि दो कंपनीज हैं वो हमारी है पब्लिक कंपनीज, ओके, और जो एक कंपनी है वो हमारी है प्राइवेट कंपनीज। प्रेस लिमिटेड ने लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं पीपी के बेस पे, ओके, और साथ में लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल भी है। मॉड्यूल ने लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट इशू किए हैं और जो प्राइवेट कंपनी है उसने नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट इशू किए हैं और साथ में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर वो लिस्टेड हैं। ओके, अब ये बताया है फर्स्ट और मॉड्यूल है, मतलब जो पहली दो कंपनीज हैं ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, मतलब इनके जो सिक्योरिटीज हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, तीन कंपनीज है, दो पब्लिक और एक प्राइवेट है। दो पब्लिक कंपनीज ने एक कंपनी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं और दूसरी नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट इशू किए हैं, और तीसरी जो प्राइवेट कंपनी है वो नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट इशू किया प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर। तो हमें यह बताना है कि वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी नहीं है। क्या बोला मैंने, जो कंपनी लिस्टेड है लिस्टेड नहीं है। तो आंसर को रेफरेंस करके मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन। देखिए, सेक्शन 252 के अकॉर्डिंग लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जिसकी कोई भी सिक्योरिटी एनी ऑफ द सिक्योरिटी डेट हो, प्रेफरेंस शेयर कोई भी हो, वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो तो उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। बट कुछ क्लास ऑफ कंपनी ऐसी हैं जो लिस्टेड नहीं मानी जाती, ओके, एज पर प्रिस्क्राइब बाय द सेबी। बट कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो लिस्टेड नहीं मानी जाती, मतलब इनकी कुछ सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं बट फिर भी वो लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाती है। पहली कंपनी कौन सी, पब्लिक कंपनी, ओके, पे इसका चार्ट बना के कराऊंगा मैं आपको, पब्लिक कंपनी, ओके। दूसरी कौन सी, प्राइवेट कंपनी, और थर्ड कंपनी कौन सी, अगेन पब्लिक कंपनी, ओके। ये चार्ट आप साथ साथ में बना लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको देखने को मिल सकता है, ये प्रीलिमिनरी चैप्टर का क्वेश्चन है। पब्लिक कंपनी कौन सी ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड नहीं मानी, मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं मानी जाती, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला, जो नॉन कन्वर्टेबल लिस्टेड सिक्योरिटी इशू करती हो, जो एनसीडी इशू करती हो। सेकेंड, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती हो, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ये आप यहां लिख सकते हो, या बोथ, तीनों में से, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, या दोनों करती है इशू, तो वो हमारी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी। ओके, एंड सेकंड वन इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी, जो नॉन कन्वर्टेबल डेट इशू करती है, प्राइवेट चाहे वो लिस्टेड क्यों ना हो, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ओके। और पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर कैपिटल लिस्टेड नहीं करवा रखे, वो पब्लिक कंपनी भी लिस्टेड नहीं मानी जाती। तो पहला क्या, पब्लिक कंपनी जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करती है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस इशू करती है, ये बहुत इशू करते हैं, वो लिस्टेड नहीं मानी जाती। पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, साथ में कंडीशन ही है, तो पब्लिक लिस्टेड नहीं मानी जाती। और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करते, तो वो भी लिस्टेड नहीं मानी जाती है। ओके, अब हमारे एग्जाम्पल में क्या था वो देख लेते हैं एक बार, याद रहेगा आपको ये। जैसे प्रेस लिमिटेड है, अब लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, और मैंने बताया था आपको एनसीडी है तो वो लिस्टेड नहीं माने जाते। तो लास्ट में दे रखे कि प्रेस लिमिटेड ने इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं करवाए हैं, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो पहली क्या मानी जाएगी हमारी, नॉन लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी। मॉड्यूल लिमिटेड नॉन कन्वर्टेबल डेट इशू, डेट में मैंने आपको बताया था डेट इशू किया है और साथ में ही वो पब्लिक कंपनी इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं करवा रही, तो वो नॉन लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी मानी जाती है। तो ये भी क्या हुई, अनलिस्टेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी है
बताया था मैंने आपको, लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टेबल डेट इशू करती है, तो ये भी हमारी अनलिस्टेड कंपनी मानी जाएगी। तो आंसर अगर मैच करें हम एक बार तो देख लेते हैं। देखो, तो प्रस्ट लिमिटेड वो एग्जाम्पशन के अंदर कवर होती है और वो लिस्टेड नहीं मानी जाती। मॉड्यूल लिमिटेड भी एग्जाम्पशन में आते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो वो भी लिस्टेड नहीं मानी जाती। और प्राइवेट कंपनी है तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू की है तो वो भी लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो मुझे बता देना। अगर ये लिखना भी है, मतलब आपको चाहते हो कि सर ये लिख के बता दो, पर कैसे लिखते हो मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में ये चीज डाल देना आप मुझे। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो है, देखो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, व्हाइट लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, साथ साथ बनाते रहो एक बार। व्हाइट जो लिमिटेड है वो पब्लिक कंपनी है। ओके, और एक हमारी ब्लैक है जो कि प्राइवेट कंपनी है, मतलब वो सब्सिडरी है व्हाइट की, मतलब इसकी सब्सिडरी कौन है? प्राइवेट कंपनी। अब ये नहीं लग रहा आपको, ये प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक की सब्सिडरी है, तो ये भी क्या मानी जाएगी? डीम्ड पब्लिक कंपनी। शायद आपको पता होगा ये बात ना। और इस सब्सिडरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ है और मेंबर 30 है, टर्नओवर 50 करोड़ है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है स्मॉल कंपनी के लिए। अरे प्राइवेट कंपनी है भाई, मेंबर भी 30 है, 200 से कम है, पेड अप शेयर कैपिटल भी 10 करोड़ से कम है, टर्नओवर भी 100 करोड़ से कम है। यार सारी कंडीशन पूरी हुई, क्या स्मॉल मानी जाएगी? सर एक बात तो कह रहा, हाँ सर मानी जाएगी स्मॉल, बट कैसे मानी जाएगी? एक बात तो सोचो, स्मॉल कंपनी की एग्जाम्पशन क्या थी कि सब्सिडरी कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं होती है, तो सब्सिडरी कंपनी तो इसको स्मॉल कभी भी नहीं बोला जाएगा। बट आंसर ये नहीं है हमारा, आंसर ये है क्या उसको कैश फ्लो बनाने की नीड नहीं है। हम 128 सेक्शन का रेफर करेंगे कि एक कंपनी को सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, पेंडल बनाना पड़ता है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट स्मॉल कंपनी को बनाने की नीड नहीं है। पर स्मॉल कंपनी में सब्सिडरी कंपनी कवर नहीं होती है, तो इसलिए ये तो सब्सिडरी कंपनी है, तो इसीलिए इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी और एग्जाम्पशन में कवर नहीं होगी, समझे। और लास्ट में पूछा हुआ है कि जो ब्लैक है वो इन तीनों में से कौन से में आएगी? ओपीसी में, स्मॉल में, प्राइवेट में? बताओ। एक बच्चा ये बोला सर प्राइवेट में आएगी। भाई प्राइवेट में कैसे आएगी ये? अब किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो डीम्ड पब्लिक मानी जाएगी, तो इन तीनों में से कोई से में भी कवर नहीं होगी, ये हमारी होगी डीम्ड पब्लिक कंपनी। ओके, सो अगेन लिखने वाला क्वेश्चन है ये भी, अगर लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है तो डू लेट मी नो, मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में 4 या 5 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। समझ आया ये बहुत अच्छे से? फिर देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट रिपीटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा। ओके, अब एक कंपनी है पर्पल लिमिटेड और एक है ब्राउन निधि लिमिटेड। ओके, निधि कंपनी आ जाता है वो 30 दिन वाला पॉइंट आ जाता है आपका ना, 100 रुपए से कम में आ जाता है। पर्पल लिमिटेड ने डिक्लेयर कब किया? 25/8 को 800 रुपए का, बट पे कब किया? 23/10 को। अब यार हमने ये पता है कि अगर मान लो एक बार डिक्लेयर हो जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो पे हो जाना चाहिए ना। अब 26/8 वाली बात है यहाँ पर, तो 24/9 तक पे हो जाना चाहिए था, बट पे कब हुआ? 23/10 को पे हुआ, तो यहां तक तो अलाउड था, बट 25/9 से लेकर 23/10 तक बनते हैं 29 दिन, तो 29 दिन का उसके ऊपर 18 दिन का क्या लगेगा? ब्याज। इसने पूछा भी क्या हुआ है, आप पनिशमेंट बताओ कि डिले की वजह से क्या पनिशमेंट लगेगी। तो यहाँ पर 29 दिन के हिसाब से 365 दिन हम एज्यूम करेंगे इसमें। सो 800 इंटू 18/100 इंटू 29 डिवाइड बाई 365, जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके साथ ही देना पड़ेगा। और निधि कंपनी है, पीरियड के अकॉर्डिंग उसने डिविडेंड पे नहीं किया, तो निधि कंपनी के केस में क्या होता है? 100 रुपए से उससे कम होता है, तो 30 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने उसको 1900 पर में डिक्लेयर कर दिया तो सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा। तो यहाँ पर साइलेंट ही है, तो हम इफ एंड बट पे देंगे। अगर निधि कंपनी ने सारे प्रोविजंस फुलफिल कर लिए तो कोई पेनल्टी उसके ऊपर इंपोज नहीं होगी, अदरवाइज उसके ऊपर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिपॉजिट का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है। प्राइवेट कंपनी है, डायरेक्टर है एक, उसकी सिस्टर से 7.5 लाख रुपए आए हैं, सिस्टर ने डिक्लेरेशन दे दी है। बट डिपॉजिट वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? 2 चीजें पढ़ी थी हमने उसमें, पब्लिक कंपनी है, डायरेक्टर से पैसा आया, प्लस डिक्लेयर कर दे कि वो उसका खुद का पैसा है, प्लस बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दे तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। प्राइवेट कंपनी है, डायरेक्टर से पैसा आया, उसके रिलेटिव से पैसा आया, प्लस डिक्लेरेशन दे दी है, प्लस बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दिया है, तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। बट यहाँ पे आप पढ़ोगे ना पूरा क्वेश्चन, तो ये तो बोला हुआ है कि प्राइवेट कंपनी है, रिलेटिव है, डिक्लेरेशन दे दी, बट बोर्ड रिपोर्ट की कोई बात नहीं डाली हुई। तो अगेन हम अजम्पशन या सब्जेक्ट 2 पे आंसर देंगे। हाँ, मतलब ये अमाउंट 7.5 लाख रुपए का डिपॉजिट नहीं माना जाएगा अगर उसने डिक्लेरेशन दे दी है और कंपनी ने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दिया है। मतलब कुछ भी नहीं है बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, तो हम इफ एंड बट पे भी दे सकते हैं आंसर। मतलब सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ द डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट,
देन द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द रिलेटिव द डायरेक्टर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। इस तरह से आप आंसर इसका फ्रेम करके आओगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कर लेना इसका। ओके, यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक बात लिखी हुई है, जो कंपनी का एओए है उसमें एक बात लिखी हुई कि अगर कंपनी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट सर्व करे, मतलब कोई भी पर्सन है वो कंपनी के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट डालेगा, तो डॉक्यूमेंट उसको सर्व करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेल से होना चाहिए। और करण ने रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड कर दिए, ओके, और कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया उन डॉक्यूमेंटेशन को, और जिससे करण का लॉस हो गया। तो हमें ये बताना है क्या करण डैमेजेस ले सकता है या नहीं ले सकता है। अब सेक्शन 20 रेफर करो इनकॉर्पोरेशन चैप्टर का। अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन सर्व करना हो तो वो मेल से भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी कर सकते हैं, और अदर मोड से भी जो प्रिस्क्राइब उससे भी हम कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट इज दैट अब सेक्शन 20 में कुछ बातें लिखी हुई और सेक्शन 20 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आर्टिकल प्रिवेल करेंगे। तो जब तक एक्ट है तो सेक्शन 6 में क्या बोला गया, और एक्ट और एओए, एक्ट प्रिवेल करेगा हमेशा। एओए, अगर कंपनीज एक्ट ने एओए को पावर नहीं दी है तो ये प्रिवेल कभी भी नहीं करेगा। तो यहां पर कंपनी का कंटेंशन रॉन्ग है, उसको डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। समझे? तो यही इसका आंसर बनेगा कि द प्रोविजन मेंशन द आर्टिकल इज वॉइड एंड द Companies Act will prevail and the documentation can be accepted by the company, and where the loss suffered by Mr. Karan should be reimbursed by the company or should be compensated by the company itself. Okay जी। देन क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बट ये मतलब आसान से ये हो जाएगा तुम्हारा। इंटरनल ऑडिट के ऊपर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है, मतलब इंटरनल ऑडिट में हमारे ये था, अगर मान लो हमारा लोन कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम 100 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो इंटरनल ऑडिटर उसको अपॉइंट करना पड़ता है। यहाँ पर ये तो ठीक है, पर जो लोन है ना वो 110 करोड़ है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम देखेंगे कितने मार्च का, हम नहीं देखेंगे इसमें, तो ये अलाउड है, तो यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेना। फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट कंपनी के सीएजी अपॉइंट करता है, फिर मेंबर अपॉइंट करता है। 636 वाला प्रोविजन आता है इसमें, 60, 30 और 60। सीएजी 60 दिन में, नहीं किया बीओडी 30 दिन में, और अगर बीओडी ने भी नहीं किया तो मेंबर अगले 60 दिन में। ठीक है जी। एलएलपी बहुत ही प्यारा है ये क्वेश्चन भी यार, मतलब इसमें से मतलब मेरे मतलब डीप गट्स कह रहे कि जरूर एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा आएगा ही आएगा जो ऊपर वाले मैंने भी कवर किए हैं। मीरा रमन, ये ना मैं आपको मतलब थोड़ा सा कट टू कट कराऊंगा कि टाइम हमारे पास कम है और मैं आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जल्दी से कम टाइम में आपका ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो जाए। मीरा रमन 2 पर्सन है, अक्का एंड पीहू 2 पर्सन है। अक्का पीहू नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब सिटीजन इंडिया की, नॉन रेजिडेंट है बट, और इन चारों ने मिलकर एक एलपी बनाना चाहा। कंट्रीब्यूशन हमारा मतलब नहीं है। अक्का कितने दिन रहती है, 135 दिन इंडिया में, पीहू 110 दिन। अक्का और पीहू डीपी बनना चाह रहे तो क्या बन सकते हैं वो? अब एक बात बताओ, अगर हमें पार्टनर्स बनाने हैं तो वो बन सकते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और डीपी अगर बनना है तो एक रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट के लिए 120 दिन हम एलपी के अंदर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर अक्का जो, और उनमें 2 डीपी हैं तो उनमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए, एक एनआरआई चल सकता है। तो अक्का 135 दिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, 120 दिन ज्यादा है, तो यस अक्का कैन बी अ डीपी एंड आल्सो पीयू कैन बी अ डीपी, दोनों वो डीपी बन सकती है। ओके, जनरल क्लोज एक्ट, मतलब इस प्रोविजन से ना शायद ही कोई क्वेश्चन आया होगा। ओके, ये मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको। अब एक एक्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव एक्ट 2010, और क्या है ये हमारा मतलब नहीं है, आगे चलते हैं। इसने क्या बोला हुआ है कि अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुछ टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, उसको कुछ टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी अगर उन्होंने एसओए मतलब सोशल वेलफेयर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1980 में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो इसका कोई सेक्शन 40 होगा। अगर किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने इस एक्ट में सेक्शन 40 के तहत रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो सीडीआईए में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन उसको मिल जाएगा। अब जो ये एक्ट था ना 1980, ये रिपील होके, ये जो एक्ट है वो रिपील होके रिप्लेस हो गया एसओए 2024 में। बट जो एसडीआई एक्ट था ना उसमें अभी भी क्या मेंशन है, एसओए 1980। तो बताओ, अगर कंपनी ने इसके तहत रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो क्या सीडीआईए रिजेक्ट कर सकते हैं कि हमने तो 1980 वाला बोला हुआ था, हमने तो चेंज ही नहीं किया, तो कंपनी के ऊपर अभी भी 1980 एप्लीकेबल होगा, 2024 एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने जीएसटी में पढ़ा था, अगर मान लो कोई एक्ट रिपील हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, और उसकी रेफरेंस किसी और एक्ट में दी हुई होती है, उसकी रेफरेंस किसी और एक्ट में दी हुई होती है, और वो एक्ट रिपील हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। दोबारा सुनो, एक एक्ट है, एक्ट नंबर 1, वो अगर रिप्लेस हो गया नए में, और उसकी रेफरेंस एक्ट 2 में दी हुई थी, ओके, अब एक्ट 2 में वो चेंज नहीं किया, पुराना ही पड़ा हुआ है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो नया ही उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। समझे? चाहे वो मतलब उसने अमेंड किया हो या अमेंड ना किया हो। और इसमें क्या हुआ था, दोबारा सुनिएगा एक बार,
अब जो कंपनी थी ना, उन्होंने 1980 के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया था, आई एम सॉरी 2024 के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया था। ओके, जो हमारा कंपनी थी उन्होंने 2024 के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया था। बट SDI एक्ट क्या बोला कि हमने तो भाई 1980 ही अभी भी मतलब अपने एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 40, तो ये चीज तो हम मतलब वैलिड नहीं करेंगे। तो जीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताना पड़ेगा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो हमें भी यही देखना है इसमें। देखो जरा एक बार, ये GCA। ओके, अगर मान लो इस एक्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है, ये रिपील और इन एक्ट मतलब खत्म हो गया पुराना, मतलब नया भी बन गया, और उसकी रेफरेंस किसी और एनेक्टमेंट में दी हुई है, अगर कुछ और इंटेंशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि जो एक्ट री एनेक्टेड हुआ है ना, उसी की रेफरेंस उन्होंने दे रखी या अपीयर किया जाएगा। ओके, गौरीशंकर का केस भी था इसमें। तो यहाँ पर जो फाउंडेशन कैन क्लेम द टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर द एक्ट एंड द कंटेंशन ऑफ SDIA इज रॉन्ग। समझ आया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको दोबारा करना हो ये तो डू लेट मी नो, मैं इसको दोबारा से अच्छे से आपको करवा दूंगा, मतलब लिख के, आई मीन टू से। ओके, फिर हमारा है iOS तो आसान सा ही है यार। इसमें ये बात था कि जैसे ना जो स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना, वो कुछ फैक्ट्रीज के ऊपर पेनल्टीज इंपोज करते हैं जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है। अब जो कंपनी है ना, वो खुद वेस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, उसने एक बेसिकली एजेंट अपॉइंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर लिया जो उसके वेस्ट को मैनेज करता है। अब कंपनी क्या कह रही है कि हमारे ऊपर ना पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि ये चीज हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है, बट हम तो वेस्ट मैनेज कर, हम तो किसी और से करवा रहे हैं। तो जो प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसके ऊपर हाइडेंस रूल अप्लाई करने को बोला गया है। यहाँ पे हाइडेंस में क्या होता है, मिसचिफ रूल बोला गया है। जैसे एक्ट ने क्या बोला है, कोई भी पर्सन या तो पोल्यूशन करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, वो लाइबल होएगा। अब जो हमारा स्टेट एनवायरमेंट में जो फैक्ट्रीज हैं, वो अब खुद तो नहीं कर रही है वेस्ट बाहर रिवर में, वो किसी और को बेच रही है और वो फिर रिवर में बहा रहा है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली तो वो कर ही रही है ना, तो इसलिए पेनल्टी उसके ऊपर इंपोज होगी। तो हेडिंग केस आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन करना है। फिर फेमा का छोटू सा एक प्रोविजन है, मिसेज रशीदा है जो इंडिया से चली गई फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, बस PR हुआ, ये बस सिंपल सी बात है, और 12 दिन के लिए वो इंडिया में मैरिज के लिए आई है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। फिर से कह रहा हूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो बता देना प्लीज, विदाउट एनी हेजिटेशन। और कुछ अमेंडेड पार्ट आप पढ़ लेना इसको। जो मेजर अमेंडमेंट है वो तो यही है सिर्फ कि स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है वो 10 करोड़ एंड 100 करोड़ हो गई है। अब जो MCQ हमारा आता है वो बहुत ही इजी MCQ है, और केस स्टडी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो पॉइंट इज बस एक है केस स्टडी में कि 640 मेंबर्स है। ओके, ये याद रखना आप। पॉइंट इज दैट चार्ज क्रिएट हुआ था 1 मई को, और 16 मई को जीवन फाइल हो गया, कंप्लाइंस हुई है नहीं हुई है, 30 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, तो ये कंप्लाइंस माना जाएगा। तो आंसर इज ए। ठीक है, नो पेनल्टी अराइजेस। फिर सारा लोन रीपे कर दिया 15 मई को, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। इंटीमेट करना पड़ेगा ROC को 30 दिन के अंदर अंदर, नो नीड टू इंटीमेट, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसलिए आंसर इज ए। थर्ड पॉइंट इज, अब हमें ये बताना है कितने साल तक हम इंस्ट्रूमेंट प्रिजर्व करने होते हैं। आपको पता था जब सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो उसके 8 साल तक हमें प्रिजर्व करने हैं, तो देखना पड़ेगा ये, मतलब ये तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। 8 ईयर वाला पॉइंट है, परमानेंट वाला कोई पॉइंट, 8 ईयर वाला, 8 ईयर कहां से, इशू वाला तो है नहीं, सेटिस्फेक्शन एंड डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो आंसर इज डी। अब एम्प्लॉय से नॉन इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट हम ले रहे हैं जो एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं है, तो डिपॉजिट नहीं होता, ये आंसर इज बी। ओके, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स। और कोरम 650 मेंबर, मैंने आपको बताया था कितनी कोरम होनी चाहिए, 1000 से कम है तो 5, और पब्लिक कंपनी है ना इसलिए लिमिटेड रहा, जैसे 5 मेंबर, ये आंसर हो गया। ओके, और 27 जून को हमारी EGM थी और कोरम प्रेजेंट नहीं हुई तो एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट डे। 1 मिनट रुकिए, फ्यू मेंबर देन रिक्वायर्ड फ्रॉम कोर, अच्छा ठीक है, मीटिंग एडजर्न हो जाएगी सेम डे नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम प्लेस। ओके, और अगर एडजर्न में भी प्रेजेंट नहीं हुई तो जो प्रेजेंट हुए हैं वो कोरम मान लिए जाएंगे। और ये भी इजीली LLP का क्वेश्चन है, बट ये बताना है क्रेडिटर को 8 करोड़ होल्ड करता है, ठीक है, और क्रेडिटर ने एक ऑर्डर पास किया मीटिंग के लिए, और मीटिंग में पार्टनर्स ने 74% जो पार्टनर्स है ना उन्होंने एग्री किया, और 78% क्रेडिटर ने एग्री किया। तो बताना है अब हमें ये बताना है कि जो हमारी मीटिंग हुई है तो लीगल पोजीशन क्या रहेगी, हमें ये बताना है। तो 75% 3/4 एक्ट में लिखा हुआ है ना,
3/4 एक में बन रहा है, एक में नहीं बन रहा, तो इसीलिए फेल माना जाएगा क्योंकि सिर्फ 74% ही प्रेजेंट है। ओके, और फिर एलएलपी ने कुछ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस थी डिस्क्लोज नहीं करी प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो अब क्या होगा? अने बताओ एक बार कि मतलब क्या कोर्ट सैंक्शन करेगा उस कॉम्प्रोमाइज को? नहीं करेगा क्योंकि सारी चीजें उसने डिस्क्लोज नहीं किया। और फिर हमारा पॉइंट है, अगर ऑर्डर आ जाता है ट्राइब्यूनल से तो कितने दिन के अंदर अंदर हमें आरओसी को भेजना होता है? 30 दिन के अंदर अंदर। तो 20 सितंबर को ऑर्डर आया है, तो इसके 30 दिन कहां तक बने? 31 अगस्त, आई एम सॉरी, 1 अगस्त को ऑर्डर पास हुआ है और 31 अगस्त उसकी लास्ट डेट बनेगी। ओके, देन 10th हमारा क्या है? what power does the tribunal possess regarding the supply recovery received during the pendency of the compromise proceeding? इसमें ना एक पैराग्राफ है लास्ट में, अगर आप देखोगे तो जस्ट अ सेकेंड। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर द ट्राइब्यूनल वन सप्लायर हैज अटेम्प्टेड टू कंटिन्यू द रिकवरी शूट। अब हमने एलएलपी में ही पढ़ा था, अगर ट्राइब्यूनल का कोई शूट चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, तो कोई और अथॉरिटी उसके ऊपर शूट फाइल नहीं करेगी, बट एक सप्लायर ने करना चाहा है। बताओ क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता है। आंसर इज नो, नहीं कर सकता। ट्राइब्यूनल उसके ऊपर स्टे लगा सकता है। समझे? तो ये था हमारा कंप्लीट आरटीपी 2026 का लगभग 20 से 21 मिनट की वीडियो बनी है, जिसमें आपके श्योर 5 to 10 मार्क्स आराम से कवर हो सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना करेंगे। अभी मैं एक और चीज लेके आ रहा हूँ इंस्टाग्राम में, मतलब यूट्यूब के शॉर्ट्स में, ऑडिट के अंदर, कि बेसिक आंसर स्टूडेंट्स का क्या होता है और आईसीए का आंसर क्या होता है। तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, और वीडियोस लेने के लिए फिर इसमें आपको कुछ और एडवांस चाहिए है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।